हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तुम लोग। चलो आज हम शुरू करेंगे तुम्हारा नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा एनसीईआरटी का सेकंड वाला चैप्टर है और इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा मैं एनसीईआरटी को डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि तुम मेरे नज़र से देखो। एज ए सीनियर मैं तो सिलेक्ट हो चुका हूँ नीट में और मैं अभी सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो तुम मेरे नज़र से कैसे मैं अपने नज़र से इसको कैसे देखता हूँ, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं अपना नज़रिया बताता हूँ तुमको कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा लगेगा कि मतलब इसमें एक्स्ट्रा यूज होने वाली चीज़ है मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं एक्स्ट्रा से। ठीक है, तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो होता है तुम्हारा एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। देखो यहाँ पे बहुत सारे मान लो कि ऑर्गेनिज्म है। कितने ऑर्गेनिज्म अभी तक है हमने डिस्कवर कर लिया, लगभग 1.7 मिलियन से ज़्यादा हमने ऑर्गेनिज्म अभी तक में डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उस सारे को हमें ग्रुप करना पड़ता है, मतलब एक अच्छे ग्रुप में, मतलब जो उसके कन्वीनियंट कैटेगरीज है जिसमें उसको जाना चाहिए उसमें हम डालते हैं उसको। तो प्रोसेस होता है एक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और कौन से बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है। मान लो इस ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे कोई आउटग्रोथ है, इसको भी यहाँ पे कोई भी आउटग्रोथ, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इजीली ऑब्जर्वेबल है ना, बाहर से हमें दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को एक ग्रुप में रख देंगे। तो बस इसी टाइप से हमने क्लासिफिकेशन को किया है। और इसका क्लासिफिकेशन करने का पर्पज़ क्या है हमारा, तो देखो अभी तक में बायोडाइवर्सिटी अभी जब हमने डिस्कवर जितना कर लिया वो कितना है, लगभग 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म हम अभी तक में हम डिस्कवर कर लिए हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इसको क्या करना चाहते हैं तुम्हारा, ठीक है, उसको हम नेम्ड कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबको एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते हैं, सारे का नेम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या करा, उसको क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे देख लो कहीं तुम अगर लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ पर हिस्ट्री की बुक होगी, सिविक्स की बुक होगी, जितनी भी सारी बुक्स होती है उसमें बहुत तरह के बुक्स होते हैं। तो हिस्ट्री की बुक एक साइड में रखी हुई, साइंस की बुक एक साइड में रखी हुई है, और सारी बुक्स जो है वो तुम्हारी एक साइड में रखी हुई होती है, ताकि हमें मतलब आसानी हो, उसको कभी हमें ढूंढ के निकालना पड़े तो आसानी हो उसको निकालने में। इसलिए हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसा उसका नेम्ड किया, और पर्पज़ क्या है, हम उसको सारे के सारे को नेम कर पाएँ और उसको आसानी से रिमेंबर कर पाएँ और उसको आसानी से हम स्टडी कर पाएँ। यही हमारा पर्पज़ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो पहले से हम क्लासीफाई करते आ रहे हैं, जो हमारा एंशियंट पीपल थे वो भी क्लासीफाई करते थे। जैसे देख लो, तो उसका एक ट्रिक होता है तुम्हारा, इसमें 4 टाइप के क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जिसमें ट्रिक है तुम्हारा PAN, पेन करके हम इसको याद रखेंगे। जिसमें पहला ट्रिक हो गया P से प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, A से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, N से नेचुरल क्लासिफिकेशन, और दूसरा N से आ जाता है तुम्हारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, तो पहले के लोग जो थे ना वो ज़्यादा सोचते वोचते नहीं थे, सीधा आया कि हाँ भाई क्या है, चलो क्लासीफाई कर दो इसको। ठीक है, तो पहले के लोग भी ऐसे ही करते थे, उसको क्लासीफाई करते ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि मतलब हमारे लाइफ में उसका क्या यूज है, तो ह्यूमन यूज के बेसिस पे करते थे। जैसे मान लो कि ऑयल यील्डिंग प्लांट होता है, जैसे कि कोकोनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो इन सबको क्या करा, देखा अच्छा यहाँ से ऑयल निकलता है, तो सबको क्या करा, एक ऑयल यील्डिंग प्लांट के कैटेगरीज में डाल दिया। जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट की बात करें तो फाइबर यील्डिंग प्लांट में कौन कौन सा आ गया, जूट आ गया तुम्हारा, और उसके बाद क्या आता है, कॉटन आ गया, तो कॉटन आ गया तुम्हारा, कॉटन, जूट, ये सारे क्या होता है, फाइबर यील्डिंग प्लांट होते हैं। तो इसको क्या करा, एक अलग कैटेगरी बनाया कि हाँ भाई इससे फाइबर निकलता है, इसको अलग कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो गया, जैसे टर्मेरिक हो गया तुम्हारा, टर्मेरिक का यूज़ करते हैं ना हमारे एंशिएंट, इसका यूज़ करते थे मेडिसिनल प्लांट के रूप में, अभी भी यूज होता है इसका। ठीक है, जैसे स्पाइस हो गया, स्पाइस में भी टर्मेरिक आ जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद कोरिएंडर आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे तुम्हारे स्पाइसेस में भी। तो देखो इसका डिमेरिट्स क्या था, इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का डिमेरिट्स क्या था, डिमेरिट्स ये था कि मतलब ये एक तो पहली बात तो साइंटिफिक पे नहीं था, ये सिंपल जैसे कि बाहर से हमें यूज के लिए जैसे हम यूज करते थे। जैसे अभी भी देखते हो किचन में, जैसे या तो तुम सिंपल छोड़ो उसको, किचन छोड़ो, जैसे कोई शॉप में जाते हो तो देखो एक साइड लगा रहता है जिसमें चावल लगी रहती है बहुत डिफरेंट टाइप की, या तुम कोई बिग मार्केट जाओ तो वहाँ पर भी लगा रहता है चावल रहता है, दूसरी तरफ दाल लगा रहता है डिफरेंट टाइप के, ताकि बंदे को मतलब आसानी हो, वहाँ पर जाए तो बोले कि चावल का है, तो इसमें से चावल जो भी उसको पसंद आएगा वो निकाल लेगा आराम से। तो ऐसे ही हमारे जो एंशिएंट पीपल थे वो भी ऐसे ही करते थे, तो उसको हमने क्या बोला, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे था कि हाँ भाई हमें यूज करना है, तो प्रैक्टिकल बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है,
तो जैसे इसका डिमेरिट्स क्या था, जैसे देखो एक ही प्लांट दो चीज़ में आ जा रहे थे, जैसे मेडिसिनल में टर्मेरिक आ गया और स्पाइसेस में भी टर्मेरिक आ गया, तो ये इसका डिमेरिट्स था कि मतलब एक प्लांट दोनों जगह पे चला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता तुम्हारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखो आर्टिफिशियल क्या था तुम्हारा, ये क्या करते थे तुम्हारा 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बस देखता था और क्या करता था, उसको क्लासीफाई कर देता था। जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है और दूसरा कोई प्लांट है, देखा कि अच्छा यहाँ पे लिप्स है, यहाँ पे भी लिप्स है, ये पत्ती है, तो ये क्या करता था, इसको एक साथ में डिवाइड कर देता था कि मतलब हाँ ये दोनों प्लांट हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये जो सिस्टम था तुम्हारा, ये सिस्टम इक्वल वेटेज देता था। देखो यहाँ पे 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही बस यूज कर रहा है, मतलब सारे के सारे को यूज नहीं कर रहा। ठीक है, सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में तो बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, बस 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख लिया बाहर से, मान लो हाँ भाई इसमें लिप्स है, इसमें स्टेम है, इसको डाल दो अलग, ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, और इस सिस्टम में एक और खास क्या बात था, ये इक्वल वेटेज देता था तुम्हारा गिवन टू द बोथ वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। देखो तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, जो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो, जो आउटर हमें दिखता है, जो मॉर्फोलॉजी हमें दिखती है, उसको हम वेजिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है वो फिक्स होता है। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, जैसे कि तुम मान लो कि इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, तो उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर जो था वो चेंज हो जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है वो ऐसा ही रहता है। तो हम वेजिटेटिव कैरेक्टर को तो नहीं ले सकते हैं एज ए मतलब बेसिस नहीं ले सकते किसी भी क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, जैसे मान लो कि एक ही पीपल है, जैसे मान लो कि किसका नाम लूँ, चलो मान लो एक चांद नाम का लड़का है। ठीक है, ये चांद नाम का लड़का है, इसको तुम इधर जम्मू कश्मीर में डाल दो अपने, और एक कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में इसको भेज दो किधर, अफ्रीका में कहीं, नाइजीरिया भेज दो, तो उधर देखो एकदम करिया भूत बन के आएगा नाइजीरिया से, इधर रहेगा एकदम गोरा गोरा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कंडीशन हो जाता है, तो भाई इसी को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है तुम्हारा, वो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, उसको उसके चेंज होने की वजह से क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसको इक्वल वेटेज तो नहीं दे सकते भाई, यहाँ पे किसी भी कीमत पे इक्वल वेटेज कैसे दे सकते, देखो ये तो चेंज हो जा रहा है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी डिमेरिट्स आ गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया था, कंप्लीट ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो ले लिया था। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी बाहर से जितने भी दिखते थे वो सबको ले लिया था इसने। ठीक है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। बेस्ट क्लासिफिकेशन क्यों है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा नेचुरल सिमिलैरिटी हो गया एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ द प्लांट। नेचुरल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मतलब जो नेचर ने उसको दिया है, जैसे कि मान लो कि किसी में इतना मतलब लीव्स है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, तो वो नेचुरली है ना, तो नेचुरल सिमिलैरिटी एक साथ एक जैसा होगा तो उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अगर उसमें कुछ डिसिमिलैरिटी होगा तो उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा हमारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें सारे कैरेक्टर को, जैसे मान लो कि लीफ शेप हो गया, लीफ नंबर हो गया, उसका ओरिएंटेशन हो गया, स्टेम हो गया, कैसा है, ये सारे को क्या करते थे, एक एक नंबर मतलब डालते हैं, A1 2 3 ऐसे करके, और सारे को जो होता है ना एक साथ कंप्यूटर के हेल्प से जो होता है प्रोसीड करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब नंबर मैच कर गया उसको एक साथ डाल दिए, तो ये न्यूमेरिकल क्लास है। तो नेचुरल और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब 3rd चैप्टर में, और अभी हम बात करेंगे तुम्हारा प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। तो चलो अब हमारे गीता पे आते हैं। ठीक है, तो भाइयों बहनों चलो शुरू करते हैं अपना गीता। ठीक है, तो देखो पहले के लोग यही लिखा हुआ है कि पहले के लोग जो होता था ना, ये यूज नहीं करता था साइंटिफिक बेसिस को क्लासिफिकेशन करने के लिए, साइंटिफिक बेसिस यूज ही नहीं करता था। उसको क्या लेना देना भाई, उसको क्या लेना देना कि मतलब इसमें ये है इसमें नहीं है, हम कौन सा काट कूट के देखना था, उसको साइंटिफिक बेसिस से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ भाई हमारा काम चल रहा है बस हो गया। ठीक है, तो ये फॉर ऑन यूज के लिए वो यूज करता था, जैसे कि हो गया तुम्हारा फूड के लिए हो गया, शेल्टर के लिए हो गया, क्लोथिंग के लिए। हाँ कि जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, उससे क्लॉथ्स बन सकता था, तो उसका क्या करता था, उसको क्लोथिंग वाले में डाल दिया। तो ऐसे करके वो क्या करता था तुम्हारा, उसको क्लासीफाई करता था। सबसे उसके बाद आता है तुम्हारा एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसका नाम क्या था, अरस्तु। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बंदा आया, ये अपना बुद्धिमत्ता दिखाया, बहुत सच में बुद्धिमान था ये, अपना बुद्धिमत्ता दिखाया, और ये अर्लीस्ट बंदा बना, अटेम्प्ट करा तुम्हारे क्या, मोर साइंटिफिकली ये सोचा, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड था, साइंस को ज़्यादा मानता था। तो अरस्तु ये क्या करा, मोर साइंटिफिकली सोचा, और क्या करा इसने, क्या करा, यूज किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज करा, और ये क्या करा, क्लासीफाई कर दिया प्लांट को। ठीक है, तो इसको ऐसे करके क्लासीफाई किया तुम्हारा 3 ग्रुप में, HIS। ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद रखना। तो H4 हो गया तुम्हारा हर्ब्स, और सॉरी इसको HS कर दो, HST हिस्ट्री करके याद रखना, ऐसे करके हिस्ट्री। ठीक है, तो HI से हो गया तुम्हारा ये इधर हर्ब्स हो गया,
इधर सर्ब्स हो गया तुम्हारा और ये ट्रीज हो गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तुम्हारा ट्री हो गया, सर्ब्स हो गया एंड हर्ब्स हो गया। तो इसको कैसे याद रखना, हिस्ट्री करके याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, मैंने फेस किया इसलिए बता रहा हूँ। अब बाद में कि तुम लोग तो मल्टी टैलेंटेड बंदे होते ही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल, किसकी बात बोल रहा है, एरिस्टोटल की। ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप। देखो एनिमल को भी उसने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें रेड ब्लड होता है और जिसमें नहीं होता है। जिसमें रेड ब्लड होता है उसको बोल दिया तुम्हारा इनेमा, ई मतलब होना, इनेमा हो गया, और जिसमें नहीं होता उसको एनीमा, ठीक है। तो ऐसे करके डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा कौन, एरिस्टोटल बंदा, ठीक है। उसके बाद आया लीनियस, ये क्यों पीछे रहेगा भाई, ये भी आया और अपने दिमाग लगाया और इसने भी क्या करा तुम्हारा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। किसने, लीनियस ने। और इसका बेसिस क्या था, इसका भी बेसिस था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और 2 बेसिस पे डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें, प्लांट में और एनिमल में। देखा कि हाँ इसमें पत्ता होता है, चलो उसको प्लांट में डाल दो, इसमें जो एनिमल जैसा दिख रहा है उसको एनिमल में डाल दो। तो बस ऐसा ही कर दिया इसने, ठीक है। और ये सिस्टम तो ऐसे सिंपली, अब मान लो कि कोई बंदा इधर घूम रहा है, ठीक है, रोड पे घूम रहा है, कुछ बंदे इधर घूम रहे हैं, ये अलग दिख रहा है उसको एक में डाल दिया पूरे, और ये अलग दिख रहा है उसको एक में डाल दिया, और कुछ सोचा वोचा नहीं, इसके कान पकड़ को इधर डाल दिया मतलब प्लांट में डाल दिया, और कुछ के कान पकड़ को किस में डाल दिया, एनिमल में डाल दिया। बस ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है। तुम भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, तुम्हारा मन क्या, दिमाग घुमा गए, तुम भी क्लासीफाई कर दिए। किसी कोई रोड पे मिला, उसको 4 थप्पड़ लगाए, चल भाई तुमको इस ग्रुप में डाल देते हैं, तुमको इस ग्रुप में डाल देते हैं। कोई सिगरेट पीने वाला है उसको इस ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तुम भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ही होता था यार पहले, ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें क्या लगता है। दिस सिस्टम जो होता है तुम्हारा डिड नॉट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, देखो यूकैरियोटिक सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अब तुम्हें पता ही होगा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें अलॉट डिफरेंस होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक होता है इसका वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है वेल ऑर्गेनाइज। जो प्रोकैरियोट्स होता है तुम्हारा इसमें सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में ये सारे होते हैं। तो इसको क्या लेना देना उससे, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डाल दो इसको, प्लांट में डाल दो या तो एनिमल में डाल दो, ऐसे करके डाल दिया, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको उससे क्या लेना देना, उसको तो बस प्लांट जैसा दिख गया उसको डाल दो उधर, एनिमल जैसा दिख गया उसको उधर डाल दिया। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हें पता है कितना डिफरेंस है, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, इससे उसको भी कुछ लेना देना नहीं है, इसको भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था ये क्लासिफिकेशन। तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। तो ये सारे नीट में पूछते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे स्टोरी है, मैं क्या ही पढ़ूँ, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल में तो इजीली डन कर दिया। उसमें क्या है, प्लांट जैसा दिख रहा है तो प्लांट में डाल दो, एनिमल जैसा दिख रहा है तो एनिमल में डाल दो। एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये इजी भी था अंडरस्टैंड में कि दो ही देखो, मोर चीज़ ज़्यादा चीज़ बनाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेस चीज़ बनाओगे तो लेस कन्फ्यूजन होगा। जैसे मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी नो कन्फ्यूजन, ठीक है, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो ऐसा ही सीन था, ये 2 ही में बांटा बनता, किसी को क्या लेना देना। अच्छा ये प्लांट जैसा दिख रहा है, चलो ये भी ऐसे कर दो, एनिमल जैसा दिख रहा है उसको इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये ऐसा करके बना दिया। बट क्या हुआ तुम्हारा, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर ऑफ कैटेगरी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्लांट जैसा कैरेक्टर नहीं होता है लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एनिमल जैसा कैरेक्टर नहीं होता है फिर भी वो एनिमल में रहते हैं, तो उसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं था भाई, वो सीधा। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि उसके टाइम में इतना साइंस एडवांस भी नहीं हुआ था कि वो ज़्यादा सोच पाता, ठीक। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, हेंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, इसको लॉन्ग टाइम तक तो यूज किया गया। वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखने लगी लोगों को। जैसे जैसे मतलब साइंस हमारा एडवांस हुआ, जैसे जैसे लोगों को लगने लगा कि भाई इतना ही कैरेक्टर को मतलब सिर्फ बाहर से देख कर कैसे एक में इधर डाल देना एक में इधर डाल देना, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो लोगों को लगने लगा कि बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी जो हम देख रहे थे, नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर। जैसे कि मतलब सिर्फ ग्रोस मॉर्फोलॉजी को देख नहीं सकते तुम, और भी कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। तब तक ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो साइंस था वो ज़्यादा एडवांस हो चुका था। इसलिए लोगों ने बोला कि चलो अब नया बकैती करते हैं, अब और कुछ करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि चलो अब सेल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि भाई यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या फिर तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इस टाइप से ये भी देखना पड़ेगा तुम्हारा। नेचर ऑफ वॉल, मतलब सेल वॉल कैसा है, किस टाइप का बना हुआ है या नहीं है, ये सब भी देखना पड़ेगा। और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखेंगे हम, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखना पड़ेगा कि मतलब किस टाइप का उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हैबिटेट क्या है, मतलब उस किस कंडीशन में रहता है, पानी में रहता है या टेरेस्ट्रियल है या फिर और कहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि मतलब उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। और छठा हो गया तुम्हारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम क्लासीफाई करेंगे। देखो, लोगों को सेकंड किंगडम बहुत पसंद था, बहुत मज़ा भी आ रहा था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी आए, उसको लगा कि नहीं अब कुछ और बखती करेंगे, चलो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिन तक इसको यूज कर लिया, सेकंड मतलब क्या था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत दिन तक यूज कर लिया, अब इसको यूज नहीं करेंगे, मन भर गया इससे, ठीक है, तलाक दे रहे हैं तुमको। तो नेक्स्ट करेक्टर हम यूज़ करेंगे, मतलब ये सारे करेक्टर यूज करोगे तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानने वाले हैं। सोना बाबू कर लो, कुछ नहीं लेना देना मुझे, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने बोला। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया तुम्हारा, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, बस स्टोरी है, सुनते जाओ, मजे लो, लेकिन ये सारे जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेज ओवर टाइम। मैंने तुमको बोला ना, तुमको भी अगर जैसे कि तुम सो रहे हो, अभी तुम पढ़ रहे हो नीट के लिए, अच्छा नीट का एग्जाम आ रहा है, तुमको अभी तुम्हारा दिमाग नहीं कर रहा है ना काम पढ़ने का, चलो एक मतलब पेन और पेपर उठाओ, एक तुम भी क्लासिफिकेशन कर दो, जो मन में आ रहा है, भाई इससे भी मेरा मन नहीं भरा, इसमें और कुछ ऐड करो तुम, तब मैं मानूंगा, ठीक है। तो तुम भी क्लासीफाई कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। उसमें देखो, तो मतलब ऐसा चेंज होता ही रहेगा, आगे भी होगा। अगर मान लो कि हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या और भी कुछ एडवांस हो रहा है तो आगे भी चेंज करेंगे ये लोग। मतलब हम लोगों की ज़िंदगी बदतर बना दी यार, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। कितना अच्छा टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन चल रहा था, उसको 5 किंगडम करना है, 6 किंगडम करना है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। मैं भी सोचता था भाई जब नीट में था तो, ठीक है। दाओ प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। देखो, प्लांट और एनिमल किंगडम पहले से था, मतलब पहले भी प्लांट किंगडम था, एनिमल किंगडम पहले आज मतलब पहले भी था और आज भी रहेगा, और वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से ही लोग को दिख जाते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। तो मतलब लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, पहले की मतलब प्लांट जैसा दिख रहा है प्लांट में डाल दो, एनिमल जैसा दिख रहा है एनिमल में डाल दो, लेकिन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो उसके हिसाब से कि किस ग्रुप्स मतलब प्लांट में इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, एनिमल में इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या इसके लिए नया किंगडम बनाए, तो उस टाइप से लोगों का सोचना हुआ, ठीक है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव also been understood differently by the different scientists over the time। तो जैसे कि अदर किंगडम्स हो गया, जैसे कि मतलब मान लो पहले तो एनिमलिया था और प्लांट ही था, उसके बाद प्रोटिस्टा वगैरह नेक्स्ट आता रहा, और उसको भी जो एक साइंटिस्ट उसको ऐसा बोलता था, इस टाइप से उसका सोचना था, दूसरे साइंटिस्ट का दूसरा टाइप से सोचना था। तो उसका सोचना भी आगे बताऊँगा, एक किंगडम ऐसा है तो उसका सोचना भी मतलब डिफरेंट करता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आया तुम्हारा अपना रामबाण 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको कौन दिया था? RS विटाकर, ये भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये डेट इसका याद रखना, 1969 में दिया था, ठीक है। तो किसने में कितने किंगडम में इसने डिवाइड किया था? 5 किंगडम में, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसका नाम ही है। तो मोनेरा हो गया तुम्हारा, प्रोटिस्टा हो गया तुम्हारा, फंगी हो गया तुम्हारा, और प्लांटी हो गया, और एनिमेलिया हो गया तुम्हारा, ठीक है। जो मोनेरा था, मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जितने भी था उसको डाल दिया मोनेरा में। तो प्रोकैरियोट्स जितने भी आ जाएंगे वो तुम्हारा किस में आ जाएंगे? मोनेरा में। तो देखो, प्रोकैरियोटिक के लिए एक अलग किंगडम हो गया। पहले क्या था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों को एक ही में घुसा के रख दिया था एकदम पेल के, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक हो गया तुम्हारा। प्रोकैरियोटिक में क्या आता है तुम्हारा? यू बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, आर्की बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, ये सारे किस में आ जाते हैं तुम्हारा? ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया तुम्हारा, रिक्टेशिया हो गया, एक रिक्टेशिया होता है तुम्हारा, रिक्टेशिया हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाता है? मोनेरा में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा कौन सा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसने क्या रखा तुम्हारा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा, ठीक है। इसमें आ गया तुम्हारा डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया तुम्हारा, डायटम्स हो गया तुम्हारा, डाइटम्स हो गया तुम्हारा। उसके बाद यूग्लिनोइड्स हो गया तुम्हारा, यूग्लिनोइड्स के बाद क्या हो गया तुम्हारा? स्लाइम मोल्ड्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये सारे हो गए तुम्हारा, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स को क्या बोलते हैं पता है ना? स्लाइम मोल्ड्स को बोलते हैं फॉल्स फंगी, ठीक है, फॉल्स फंगी बोलते हैं इसको। और फंगी हो गया, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा? ये अपना ट्रू फंगी है, ठीक है। उसके बाद प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया तुम्हारा। तो ये सारे मतलब RS विटाकर ने दिया, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आ गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, रिक्टेशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर को डाल दिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स, यूग्लिनोइड्स हो गया तुम्हारा, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, सारे के सारे इसमें डाल दिया। उसके बाद फंगी हो गया, जिसमें तुम्हारा ट्रू फंगी आ गया तुम्हारा, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, कि मतलब जो RS विटाकर ने मतलब अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसका क्राइटेरिया क्या था, वो क्या क्या चीज़ का यूज किया था। पहले वाले लोगों ने सोचा ना कि ये सारी चीज़ यूज करना है, ये 6 बात बताया था
कि ये सब यूज करो तब मानूंगा। तो इसमें देखो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में लगभग चीज़ यूज किया गया था, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है कि तुम्हारा एंशियंट से जो रिलेशन होता है, जैसे मान लो कि ये किसी का दादा है, उसके बाद उसका पापा आया, ठीक है, पापा के बाद उसका बच्चा आया, मतलब वो आया खुद, उसके बाद उसका बेटा आया। तो इसका जो ये सब रिलेशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। जो एंशियंट से रिलेशनशिप होता है उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो देखो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ का यूज किया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये सारे चीज़ का यूज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, जैसे कि सेल टाइप की बात कर ले, तो सेल टाइप में क्या होगा तुम्हारा, मोनेरा कैसा होता है बताया था अभी, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, फंगी भी यूकैरियोटिक, और सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो मतलब जो प्रोकैरियोटिक का एक ही किंगडम है, कौन सा है, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऐसे करके अगर कभी डिफरेंस मतलब दिक्कत हो तो एमपी करके याद रखना, पहले मोनेरा आता है फिर प्रोटिस्टा आता है। तो मोनेरा में कौन सा आ गया, प्रोकैरियोटिक। सेल वाल की बात करते हैं, तो सेल वाल जो मोनेरा का होता है वो नॉन सेलुलर्जिक होता है तुम्हारा, और पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है, या ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं इसको, पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है। सेल वाल किसका बना होता है तुम्हारा, मोनेरा का, नॉन सेलुलर्जिक होता है, मतलब सेलुलोज का नहीं बना होता, पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में अब्सेंट होता है, ठीक है। फंगी की बात करें तो प्रेजेंट होता है और क्या चीज़ का बना होता है तुम्हारा, काइटिन का बना होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेल वाल प्लांटिका, प्रेजेंट होगा, सेलुलोज का बना होगा। एनिमेलिया में जो होता है तुम्हारा सेल वाल अब्सेंट होता है, तो हम लोगों में सेल वाल नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मैंने बताया था जो मोनेरा होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या होगा, अब्सेंट होगा। बाद बाकी सारे यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो मोनेरा होता है वो सेलुलर होता है, क्योंकि जो मोनेरा होता है वो सेलुलर होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, तो सेलुलर हो गया तुम्हारा, इसको सेलुलर भी बोलते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है तुम्हारा ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, ये यूनिसेलुलर क्या होता है तुम्हारा, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है मोनेरा। और जो प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो गया। फंगी की बात करें तो यहाँ पे देखो मल्टीसेलुलर आ जाता है और कुछ कुछ में जो होता है लूज टिश्यू का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो सेल जो होता है तुम्हारा अपने में इंटरेक्शन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है तुम्हारा फंगी में, लेकिन इसमें पूरा टिश्यू डेवलप नहीं हो पाता। प्लांटी की बात करें तो तुम्हारा टिश्यू हो गया और टिश्यू जो था ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन भी बना देता है। एनिमल की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ऑर्गन भी होता है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंने प्लांट के एनिमल किंगडम पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा होता है उसमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ठीक है, एंड हेटरोट्रॉपिक भी होता है। जो ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या फोटोसिंथेटिक हो सकता है। तो बहुत सारे जो होता है मोनेरा में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया तुम्हारा, मोनेरा में क्या आता है तुम्हारा, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, क्या आता है कि नहीं आता है बताओ, आता है ना हाँ भाई आता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना वो भी तुम्हारा क्या है, एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। नहीं हो रहा है विश्वास क्या, देखो तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आता है, ठीक है। तो मोनेरा भी जो होता है तुम्हारा, मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी आता है जो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है तुम्हारा, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है। और कीमोसिंथेटिक का मतलब हो गया जैसे कि कोई केमिकल हो गया तुम्हारा, जैसे कि केमिकल वाटर को ऐसे करके या H2S होता है उसको तोड़ करके एनर्जी बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक हो गया जो सनलाइट के थ्रू बनाया गया। हेटरोट्रॉपिक में तुम्हारा सेप्रोफिटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है, पैरासाइट भी होगा, सेप्रोफाइट भी होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है तुम्हारा एंड हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, जैसे कि डाइटम्स वगैरह हो गया तुम्हारा, ठीक है यूग्लिनॉइड भी कभी कभी फोटोसिंथेटिक का काम करता है, ठीक है। फंगी की बात करें तो फंगी जो होता है हेटरोट्रॉपिक होता है, पूरे के पूरे कैसा होगा, हेटरोट्रॉपिक, इसमें फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। तो हेटरोट्रॉपिक होता है तुम्हारा, और सेप्रोफिटिक हो सकता है या तो पैरासाइट हो सकता है। सेप्रोफाइट ये होता है जो सरेगले चीज़ों से अपना एनर्जी लेता है, और पैरासाइट वो होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जा करके रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट, ठीक है। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में क्या होगा तुम्हारा, ऑब्वियस है फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होगा। एनिमिलिया की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक होता है, ये होलोजोइक होता है, और सेप्रोफाइट भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप का होता है, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो देखो इसने ये भी बताया था तुम्हारा, क्या चीज़ का लिया था तुम्हारा, रिप्रोडक्शन के बारे में लिया था, लेकिन ये जो चार्ट दिया है एनसीईआरटी में उसने रिप्रोडक्शन के बारे में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मेंशन कर लो तुम यहाँ पे। रिप्रोडक्शन जो होता है तुम्हारे इसमें कंजुगेशन के थ्रू होता है तुम्हारा, किसमें, मोनेरा में कंजुगेशन के थ्रू होता है तुम्हारा। नेक्स्ट जो होता है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा सिनगेमी एंड कंजुगेशन दोनों होता है, सिनगेमी होता है एंड कंजुगेशन दोनों होता है। नेक्स्ट ये पूरा अगर मैं फाइलम पढ़ाऊँ, ये तुम्हारा किंगडम पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं अच्छे से बताऊँगा, ठीक है।
तो उसके बाद जो होता है सब में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कंजुगेशन क्या होता है, ये शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में होता है वो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलो यहाँ से भी लोगों का मन नहीं भरा, तो उसको नेक्स्ट बखेती करना है हम लोगों के लाइफ के साथ। ठीक है, तो एक बंदा और आया, ठीक है, जिसका नाम क्या था तुम्हारा, कार्ल लुईज। ठीक है, कार्ल लुईज आया, ठीक है, उसने क्या करा, 3 डोमेन सिस्टम दे दिया। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम, इसको और मतलब चुल मच रही थी तो इसने 3 डोमेन सिस्टम दे दिया। ऑल्सो हैज़ बीन प्रपोज दैट डिवाइडेड द, जो किंगडम मोनेरा था ना उसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और रिमेनिंग यूकैरियोटिक जितने भी किंगडम थे उसको 3rd डोमेन में डाल दिया। तो देखो 2 डोमेन बना दिया मोनेरा का, जो मोनेरा था उसका 2 डोमेन बना दिया, और जो तीसरा यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, देखो ये प्रोकैरियोटिक है मोनेरा वाला, तो मोनेरा में 2 डोमेन बना दिया, और बाद में कि जितने भी यूकैरियोटिक थे उसको 1 डोमेन में रख दिया। तो डोमेन क्या होता है ना, ये किंगडम से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो इसके बाद अगर देखो तो तुम्हारा जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा इन्होंने, अपने हिसाब से इसने 3 डोमेन में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरएनए का सीक्वेंस लिया। ये यूजफुल नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ मैं, जाऊँगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो तुम्हारा आर्किया कर दिया एक, ठीक है, डोमेन आर्किया कर दिया, डोमेन बैक्टीरिया कर दिया, और डोमेन यूकैरिया कर दिया। तो जो डोमेन आर्किया था उसको आर्की बैक्टीरिया में ले लिया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट था तुम्हारा डोमेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा को ले लिया। तो इसने क्या किया, एक आर्की बैक्टीरिया का अलग ही किंगडम बना दिया। ठीक है, समझ गए। पहले क्या था कि जो तुम्हारा जितने भी बैक्टीरिया थे और आर्की बैक्टीरिया थे वो सारे को एक किंगडम में डाला था, किसमें, मोनेरा में। लेकिन अब क्या किया इसने, आर्की बैक्टीरिया को निकाला, 2 थप्पड़ लगाया, बोला कि चल एक अलग किंगडम बना दिया इसका, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आर्किया और बैक्टीरिया क्या हो गया, ये दोनों डोमेन हो गया, आर्की बैक्टीरिया एंड मोनेरा। इसके हिसाब से मतलब 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन थ्योरी के हिसाब से जो आर्की बैक्टीरिया हो गया, अब ये क्या हो गया, एक नेक्स्ट किंगडम हो गया, नया किंगडम। ठीक है, तो मोनेरा भी एक किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा तो पहले से ही था, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चारों के चारों यूकैरियोट थे। तो एक यूकैरियोट अलग तुम्हारा डोमेन बना दिया, उसमें 4 किंगडम डाल दिया। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा, ये पूछ सकता है नीट में, तो याद रख लेना। डोमेन इज सुपर किंगडम, कैटेगरीज होता है तुम्हारा, मतलब सुपर मतलब यही होता है, जब भी चीज़ के सुपर लग जाए ना तो उसका मतलब होता है वो उसके ऊपर में यूज होगा। जैसे सुपर किंगडम हो गया तो किंगडम से ऊपर में यूज होगा, जैसे किंगडम हो गया ये तुम्हारा, इसके ऊपर यूज हो रहा है ना डोमेन, तो इससे पहले यूज होता है डोमेन का। एंड एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब इसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी नहीं रखते हैं, एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया तुम्हारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, अब पहले वाले किंग जो तुम्हारा जैसे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वगैरह था, अब ये 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बड़ाई करेगा, मतलब उसकी बोलबाली करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, सारे स्टोरी हैं याद रखना। लेकिन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया तुम्हारा, फंगी हो गया तुम्हारा, मोसेस हो गया तुम्हारा, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को किस में डाल दिया था तुम्हारा, प्लांट के अंदर। देखो बैक्टीरिया को भी प्लांट में डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद होगा द करेक्टर डेट यूनिफाइड दिस होल किंगडम एज द होल वन। देखो जिस ये सारे जो किंगडम थे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंगी हो गया, मोसेस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ से अगर तुम एल्गी की बात, यहाँ से सॉरी मोसेस से बात करो तो ये तो ठीक है कि इसको प्लांट में डाल रहे हो, तो चलो ठीक है, हाँ कि मतलब मान सकते हैं हम। जैसे मोसेज एंड फंस आ गया ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सारे को प्लांट्स में हम मान सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी को इसने क्यों इंक्लूड कर लिया। देखो फंगी तो ऐसे भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, मैंने बताया हेटरोट्रॉफिक होता है, फिर भी इसको इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि बैक्टीरिया में भी तुम्हें बताया कि सेल वॉल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सेल वॉल होता है क्योंकि ये भी एक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक बैक्टीरिया है क्योंकि मोनेरा में आता है। और उसके बाद हो गया तुम्हारा फंगी में भी तुम्हारा सेल वॉल होता है, क्या चीज़ का बना होता है, कैटिन का बना होता है। तो जितने भी ये सारे किंगडम था, इसको एक साथ रखने का क्या मतलब बनता था, मतलब पहले के लोग एक साथ इसको प्लांट में डाल दिए थे। वो क्यों डाल दिए थे, क्योंकि उसको दिख गया था कि बाहर में इसके भाई सेल को माइक्रोस्कोप से देखा और देखा कि हाँ इसके बाहर में जो होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर में, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाहर में यहाँ पे सेल वॉल है, सब में सेल वॉल है, तो उसको एक साथ उठा करके डाल दिया प्लांट किंगडम में। तो पहले के लोग ऐसा सोचा था। ठीक है, अब वो चेंज हो गया, ये 2 किंगडम सिस्टम और उससे पहले वाला 2 किंगडम सिस्टम और उसके बाद मतलब 5 किंगडम सिस्टम से पहले वाले क्या चीज़ है। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वेयर यूकैरियोटिक। तो देखो अभी मैंने बताया जो बैक्टीरिया होता है वो मोनेरा किंगडम में आता है, और मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और मोनेरा में ही ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक हो गया। तो ये साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ठीक है,
और उस जो ब्लू ग्रीन एल्गी तो उसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया है, इसको किस में डाल दिया, यूकैरियोटिक में। हमें पता है कि बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन उसको पहले किस में ग्रुप कर दिया गया था, यूकैरियोटिक में, तो ये गलत बात है। तो इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया तुम्हारा एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया तुम्हारा एंड एस्पायरोगेरा प्लेस्ड टुगेदर अंडर द एल्गी। जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, ये कैसा होता है तुम्हारा, यूनिसेलुलर होता है तुम्हारा, एंड एस्पायरोगेरा होता है, एस्पायरोगेरा कैसा होता है तुम्हारा, मल्टीसेलुलर दैट इज फिलामेंटस होता है तुम्हारा, तो ये मल्टीसेलुलर होता है। तो इसको भी एक साथ में नहीं रख सकते, क्लेमाइडो इसको किस में डाल दिया था, अंडर एल्गी के अंदर डाल दिया था, क्लेमाइडोमोनास किस में आ जाता है तुम्हारा, ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप हो गया, जैसे कि फंगी हो गया, फंगी कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है ना, ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट हो गया तुम्हारा, दो दे ऑल्सो शोर ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो देखो क्लासिफिकेशन ये भी डिफरेंशिएट, पहले के क्लासिफिकेशन जो था ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि जैसे हेट्रोट्रॉपिक फंगी हो गया तुम्हारा और जो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट होता है उसमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, जबकि उसका सेल वॉल का कंपोजिशन भी अलग था। जैसे तुम्हारा हो गया तुम्हारा प्लांट हो गया तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट हो गया, तो इसका सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और जो फंगी होता है उसका सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है, ये कैटिन का बना हुआ था, फिर भी उसको किस में डाल दिया था, एक ही में डाल दिया था प्लांट किंगडम में, तो ये भी गलत बात था। इन देयर सेल वॉल ग्रीन प्लांट का सेल वॉल देखो सेलुलोज का बना होता है तुम्हारा और फंगी का जो था कैटिन का बना होता है, फिर भी उसको एक ही में डाल दिया था, फिर भी उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, जबकि जो सेल वॉल के बेसिस पे ही अगर हम देखें तो दोनों का सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है और कंपोजिशन भी अलग है, फिर भी उसको एक में डाल दिया था, ठीक है। तो इतने सारी बकेती मतलब थी उसमें, लोगों को लगता था कि ये सारी डिफरेंस, और गलत भी है भाई, जैसे कि सब दोनों का सेल वॉल का कंपोजिशन, तुम सेल वॉल ही अगर कंसीडर कर रहे हो, देखो यहाँ पे सेल वॉल कंसीडर किया था ना, सेल वॉल को कंसीडर करके सबको एक साथ डाला था, सेल वॉल ही कंसीडर कर रहे हो तो तुम उसका कंपोजिशन भी तो कंसीडर नहीं कर रहे हो पहले। जैसे कि फंगी का हो गया, फंगी को तुमने और प्लांट के साथ एक साथ डाल दिया, फंगी का कैटिन का बना होता है, प्लांट का सेलुलोज का बना होता है, ऐसे कैसे हो गया। तो अब ये सारी चीज़ को अगर कंसीडर किया तब उसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसमें जगह मिला, ठीक है। तो ये सारे कंसीडर किया, तो फंगी ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद जो ऊपर बताया मैंने, तो उसके लिए क्या किया, फंगी को एक अलग सेपरेट किंगडम बना दिया गया, बोला कि दे भाई जा अपने मजे कर, तो किंगडम फंगी बना दिया गया, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में डाल दिया तुम्हारा, मोनेरा में, और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको उठा करके प्रोटिस्टा में डाल दिया, तो इसका भी मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का भी झंझट खत्म हो गया, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो था तुम्हारा हैज़ ब्रॉट टुगेदर, जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसमें क्लेमाइडोमोनास हो गया, कोलोरिला हो गया तुम्हारा, पैरामीशियम और अमीबा हो गया। तो क्लेमाइडोमोनास और कोलोरिला को पहले किस में डाल दिया था, प्लेस्ड इन द एल्गी डाल दिया था विद इन प्लांट किंगडम, क्योंकि दोनों के दोनों में क्या होता था, सेल वॉल होता था। तो ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, देखो अगर प्लांट के अंदर हम एल्गी में डालेंगे तो प्लांट देखो किस में आ गया, यूकैरियोटिक, नो डाउट यूकैरियोटिक होता है, लेकिन ये कैसा होता है तुम्हारा प्लांट किंगडम, मल्टीसेलुलर होता है। यूकैरियोटिक तो होता है लेकिन मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन जो तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास होता है और कोलोरिला होता है ये मल्टीसेलुलर नहीं होता, ये कैसा होता है तुम्हारा, यूनिसेलुलर होता है। तो इसको हमें यूनिसेलुलर वाले किंगडम में रखना पड़ेगा, मतलब ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर किस में होता है तुम्हारा, मोनेरा प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में हम डालेंगे इसको फिर, तो इसलिए क्या करा तुम्हारा, इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाले में डाल देंगे। लेकिन पहले इसको कैसे डिफरेंस मतलब क्लासीफाई किया गया था कि दोनों में भाई मतलब सेल वॉल होता है, ऑब्वियस है दोनों में सेल वॉल होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास और कोलोरिला में भी सेल वॉल होता है, दोनों में सेल वॉल होता था, उसको एल्गी में डाल दिया गया था और उसको प्लांट के अंदर डाल दिया गया था, एल्गी में प्लांट में एल्गी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया तुम्हारा। पैरामीशियम और अमीबा जो था वो तुम्हारा इसमें जो था सेल वॉल नहीं होता है तुम्हारा, क्या होता है इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो इसको किस में डाल दिया गया था, एनिमल किंगडम के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया और प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, ये लास्ट है, दिस हैपन बिकॉज ये जो चीज़ हमने किया है मतलब क्लेमाइडोमोनास, कोलोरिला, पैरामीशियम, अमीबा ये सारे को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, तो इसको प्रोटिस्टा में डाला, ये सारे क्यों हुआ, तो बस इसी के बारे में स्टोरी है थोड़ा सा। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज किया हमने, मतलब हमने सब कुछ को इंक्लूड कर दिया, सेल वाला स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ को हमने एक साथ मतलब कंसीडर किया, तब मतलब ये जा करके हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, इन सबको एक साथ में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया था हमारा वो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर to depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। मतलब तुमने जो पढ़ा है तुम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते,
ठीक है। वो बोलेगा पापा को नहीं आता है, पापा को आता है भाई, लेकिन मतलब ये जो बुद्धिमान व्यक्ति सब हैं वो आएंगे फिर से बोलेंगे कि देखो हमारा अंडरस्टैंडिंग अब ठीक हो गया, हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं अब ये सब भी हम नहीं मानेंगे, नेक्स्ट बात करो, नेक्स्ट बनाएंगे और, ठीक है। तो वो नया कुछ बना देगा, ठीक है। तो तुम्हारे बच्चे हो सकता है कि कुछ नया पढ़ें, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट अब देखो, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच जो था तुम्हारा रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक होना चाहिए, दैट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, मतलब मान लो कि पहले एक एंसेस्टर था, ठीक है, मैंने बताया था ना किसी का दादा था, उसके पापा हुए, वो हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका पोता हुआ, तो इस टाइप से उसका जो इवोल्यूशन हुआ था, मतलब यहाँ से लेकर के इवोल्यूशन हुआ था इधर, तो उसके जो होता है तुम्हारे रिलेशनशिप के बेसिस पे, मतलब ये बोल रहा है सीधा सा, मतलब बोल रहा है कि देखो इतना ये कैरेक्टर तुमने पढ़ा है तो तुमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना लिया, अब और कैरेक्टर ऐड करेंगे और तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, ठीक है। कहने का यही सा मतलब है, ठीक है। थैंक यू गाइस।